गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 24। एंड जैसा कि मैंने बताया था, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है एरिया अंडर द कर्व्स। एरिया अंडर द कर्व्स, जिसका एक दूसरा नाम भी होता है चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चैप्टर के बारे में कल मैंने तुम लोग को बताया था कि इस चैप्टर के अंदर में जो भी तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे वो होते हैं फिगर और फिगर के इंटरसेक्शन के अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम्हें देखेंगे उसमें डेफिनेटली ऐसा होगा कि देयर विल बी टू डिफरेंट फिगर्स जो कि आपस में इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, और ऐसा होते समय दे मस्ट बी एनक्लोजिंग सम एरिया इन बिटवीन देम। तो उसको निकालने के लिए वी यूज इंटीग्रेशन। बट ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आएंगे, जिसको हम लोग अंडर द कैटेगरी एरिया अंडर द कर्व्स रखते हैं, ये थोड़े से क्वेश्चंस जो होते हैं लेंथी इन नेचर होते हैं। आते भी एक से दो हैं। अब पेपर में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि यू कैन आइडेंटिफाई द फिगर एंड देन प्लॉट द फिगर, देन फाइंड इट्स कॉर्नर पॉइंट और फिर उसका इंटीग्रेशन, और उसमें भी यू हैव टू बी वेरी मच एक्यूरेट विथ योर इंटीग्रेशन पार्ट। तो इस चैप्टर के अंदर में जो एक या दो क्वेश्चन आएंगे उसमें से हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा हो जो मैं अभी जितने भी शॉर्टकट्स बताऊंगा वो कवर कर लेता हूं उसको, और दूसरा जो भी क्वेश्चन होगा, फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी मच एक्यूरेट विथ प्लॉटिंग ऑफ योर कर्व्स, फाइंडिंग द कॉर्नर पॉइंट्स एंड डूइंग द इंटीग्रेशन। तो इतना कुछ करने से अच्छा है यू जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर शॉर्टकट। तो ऐसे कुछ 14-15 शॉर्टकट लेके मैं आया हूं, और वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 24। तो एक एक करके मैं केस ले रहा हूं। आई विल जस्ट गिव यू द फॉर्मूला फॉर दैट, एंड विद दैट वी विल बी डूइंग वन रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि अगर कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x इक्वल्स टू c, एक लाइन है, तो इनके बीच में जो एनक्लोज्ड एरिया होगा वो हमेशा होगा 8c रूट ac बाई 3। साइड में हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और साथ में इसका एक फिगर भी मैं बता देता हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला ऐसा होता है, और लाइन x इक्वल्स टू c मतलब c,0 से पास होने वाला एक ऐसा लाइन जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो तुम्हारे लिए जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो एक तो ये वाला होगा और एक नीचे वाला होगा। अगर हम लोग को क्वेश्चन में पूरा एरिया निकालना है देन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, 8c रूट ac बाई 3। अगर क्वेश्चन में उसने ये मेंशन कर दिया कि ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यू हैव टू जस्ट हाफ दिस फॉर्मूला। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि एरिया एनक्लोज्ड विद दिस पैराबोला एंड द लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर हमारा फॉर्मूला 8c रूट ac बाई 3 नहीं होगा, वो 4c रूट ac बाई 3 होगा। और अगर कुछ नहीं लिखा है देन यू डेफिनेटली विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया। साइड में क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कर लो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है और x इज इक्वल्स टू 3 है। तो सीधी सी बात है, जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई 3। तो एरिया जो यहाँ से निकल के आएगा मेरा, दैट विल बी 8 इंटू 3 होल अपॉन अंडर रूट में 2 इंटू 3 अपॉन में 3। तो ये कट के आंसर हो गया 8 रूट 6। अगर मैं इसको मेथड से करता तो सबसे पहले मुझे ये कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ता, जिसमें से एक तो 0 0 है और एक ये जो भी पॉइंट होता, जैसे इस केस में 3,0 होता। फिर मुझे इसका रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए 3, ये मैंने लिख तो दिया, बट यहाँ पे 2 रूट 6 होगा। मतलब तुम्हें एक्चुअली क्या करना होगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x और x इक्वल्स टू 3 को एक दूसरे के साथ में सॉल्व करना है। तो x इक्वल्स टू 3 हम यहाँ पुट कर देंगे, और वहां से हमारा x तो 3 है, y की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 6। रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 3, और ये जो भी पैराबोला तुमको दिख रहा है उसमें से y की वैल्यू निकाल लो। तो इसको सॉल्व करके ये आंसर तुमको मिलता। तो इतना कुछ करने से अच्छा है जस्ट टेक दिस फॉर्मूला, और इससे तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। इससे जो भी आंसर आएगा, इससे डायरेक्ट वो आंसर ऑलरेडी तुम्हें मिल चुका है। अब इसी में हम लोग इस तरह के फॉर्मुलास को डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरे फॉर्मूला में मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि पैराबोला को चेंज करके एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay कर रहा हूँ, और लाइन इस केस में हो जाएगा 4ac। मतलब तुम्हारा फिगर अब कैसा हो गया, ये पैराबोला भागा यहाँ और लाइन y इक्वल्स टू c ऐसा होता है। दैट मींस यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो एरिया में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इट विल रिमेन 8c रूट ac बाई 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64y एंड y इक्वल्स टू से 2। तो सीधी सीधी बात है कि a यहां से आ गया अपना 16 और c की वैल्यू है 2।
अब फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 होल अंडर रूट में 16 इंटू 2 अपॉन में 3। तो 8 इंटू 2 16 का रूट 4 होता है, रूट 2 अंदर रह जाएगा अपॉन में 3। तो टोटल आंसर हमारा जो होता है 64 रूट 2 बाई 3। 64 रूट 2 बाई 3 इस पर्टिकुलर केस में एरिया होगा। थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस में यही लिखा होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड इट्स एल आर। अब एल आर सबको पता होना चाहिए, इट्स योर लेटेस्ट रेक्टम। इसका मतलब है कि इस बार जो तुम्हारा पैराबोला हो रहा है उसमें जो लाइन आ रही है वो फोकस से पास कर रही है। लेटेस्ट रेक्टम होता ही वही है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो पैराबोला को दो पॉइंट पे टच कर रही है, फोकस से पास कर रही है, जिसको इस फिगर में मैंने एस से डिनोट कर दिया है, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला है। दिस इज योर एल आर। तो हमेशा याद रखना, जो लेटेस्ट रेक्टम होती है वो फोकस से पास करती है और फोकस का कोऑर्डिनेट 1,0 होता है। तो पिछला वाला जो केस था और ये वाला जो केस था उसमें एक पर्टिकुलर डिफरेंस आ गया कि लेटेस्ट रेक्टम अगर तुम लिखोगे तो ये x इक्वल्स टू a हो जाएगा, जबकि वहां पे a से ना पास होके कोई भी अन्य पॉइंट से पास कर सकता है। तो फॉर्मूला में क्या चेंज आया कि जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा था उसमें c और a तुम्हारा हो गया सेम। तो फॉर्मूला को जब हम लोग लिखेंगे फिर से, तो 8a इंटू रूट a इंटू a करके इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8a स्क्वायर बाई 3। इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा कि उसने लेटेस्ट रेक्टम बोला है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल तुमको दे देता है क्वेश्चन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x एंड इट्स एल आर, तो सीधा सीधा आंसर हो जाता है एरिया इज इक्वल्स टू 8 इंटू, अब यहाँ से a की वैल्यू तो 4 आ रही है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन 3, तो पूरा आंसर हो जाता है 128 बाई 3। 16 8 128 बाई 3। और इसी के पैरेलल में दूसरा केस भी चला लेते हैं जो कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता रिजल्ट देगा, दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड इट्स एल आर। तो इस केस में पैराबोला भागा इधर, ये है तुम्हारा एल आर जो कि फोकस से पास कर रहा है 0,a, तो आंसर फिर वही रहेगा, दैट इज 8a स्क्वायर बाई 3। आई डोंट थिंक इसके लिए कोई केस लेने की जरूरत है, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब चलते हैं फिफ्थ केस में। यहाँ पे तुम्हारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह से, यह है तुम्हारा पैराबोला और y इक्वल्स टू mx वाली जो लाइन होती है वो ओरिजिन से निकलती है, मतलब ये एरिया तुमको निकालना है। तो इस एरिया की वैल्यू होती है 8a स्क्वायर अपॉन में 3m क्यूब। अब इस केस में अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x एंड y इक्वल्स टू 2x, तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा, अब देखो यहाँ से a तो हो गया मेरा 4 और m की वैल्यू हो गई 2, तो आंसर हो गया 8 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16 अपॉन में 3 इंटू 2 का क्यूब मतलब 8, तो आंसर तुम्हारा निकल के आता है 16 बाई 3। बस इसमें पैराबोला का ओरिएंटेशन अगर मैं चेंज कर दूं और इसको बना दूं x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड लाइन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx, तो यहाँ पे पैराबोला भागा इधर ऐसे करके और लाइन आ गई ऐसे। इससे पहले वाले में देख सकते हो ओरिएंटेशन, ये एरिया निकालना है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इट विल रिमेन 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। उसके बाद आता है मेरा सेवेंथ केस। सेवेंथ केस होता है कि अगर दो पैराबोला है, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। मतलब एक पैराबोला का मुंह जा रहा है इधर और दूसरे पैराबोला का मुंह जा रहा है इधर, तो ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब इसको निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, एरिया इज इक्वल्स टू 16ab बाई 3। इसका मतलब है ये जो 4a और 4b है उसको तुमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 16y, तो तुमको और कुछ नहीं करना, ना ही ए और बी निकालना है, सिर्फ ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो, विच विल गिव अस 128 और अपॉन में कर देंगे 3, तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है ये तुम्हारा आ जाएगा। उसके बाद एक केस ऐसा भी हो सकता है कि उसमें दोनों पैराबोला जो है, एक में है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दूसरे में है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, मतलब ये वाला पार्ट जो है दोनों का सेम है। तो आंसर में सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि पिछले बार हमने 4a इंटू 4b किया था, इस बार हम 4a इंटू 4a करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 16a स्क्वायर बाई 3। मतलब अगर इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x और दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y और उसका रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो 8 8 64 बाई 3 सीधा आंसर हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं पैराबोला के बाद आते हैं एलिप्स में। अब सबको पता है कि हमारे पास में अगर
एलिप्स की इक्वेशन है तो उसका एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एंड दैट फॉर्मूला इज पाई ए बी। इसका मतलब है कि अगर ये मेरा एलिप्स है, ये मेरा एलिप्स है जिसका मैं एरिया निकाल रहा हूं, तो इसका जो एक पार्ट होता है, यू कैन से वन क्वाड्रेंट ऑफ दिस, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई ए बी बाई 4। और ऐसे हमारे पास में टोटल 4 क्वाड्रेंट्स है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जब भी आएगा वो थोड़ा सा एलिप्स की इक्वेशन को छेड़ के देगा। तो जैसे ये क्वेश्चन आया था, एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड करना है 4x² + 9y² = 1। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको एलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि होता है x² + y² b² = 1, उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसको लिए जरूरी क्या है कि इस 4 को नीचे भेज के 1/4 बना दो और इस 9 को नीचे भेज के 1/9 बना दो। तो इस हिसाब से तुम्हारा a² है 1/4, b² है 1/9, तो a हो गया अपना 1/2 और b हो गया अपना 1/3। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया निकल के आएगा पाई ए बी के हिसाब से, इट विल बिकम पाई/6। उसके बाद इसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, एलिप्स के साथ में जोड़ देते हैं एक लाइन को। मतलब एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, इसकी इक्वेशन मैंने अभी जस्ट लिखी थी, x² / a² + y² / b² = 1 एंड द लाइन x/a + y/b = 1। मतलब सिचुएशन क्या है, ये तुम्हारा एलिप्स है और ये तुम्हारा लाइन है, तो तुमको ये वाला एरिया निकालना है, दिस वन। तो इस एरिया को निकालने का मतलब है कि एलिप्स का जो 1/4 है, दैट इज पाई ए बी बाय 4, मैंने अभी जस्ट बताया था, उसके अंदर से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। और इस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट है बी और ये वाला पार्ट है ए, और इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें से माइनस कर लो हाफ ए बी को। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अब सपोज कर लो तुम्हारे पास में क्वेश्चन आता है x² / 16 + y² / 9 = 1, ये तुम्हारा हो गया एलिप्स। और लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/4 + y/3 = 1। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले पाई ए बी देखना है। तो पाई × 4 × 3 अपॉन में 4 माइनस हाफ, और ए और बी तुम देख ही सकते हो यहाँ पे 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली है। तो 4 से 4 गया, ये बच्चा 3 पाई, और ये इसको काट देगा 2 में, तो 6। तो यहाँ फाइनल आंसर 3 कॉमन लेने के बाद आ जाता है 3 × पाई-2। उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, जो कि ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड फॉर्मूला होता है। सपोज कर लो तुम्हारे पास में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस। अब लाइंस उसने क्या क्या ले लिए, एक तो ले लिया एक्स एक्सिस, दूसरा ले लिया वाई एक्सिस, और तीसरे लाइन की इक्वेशन को रहने दिया x/a + y/b = 1 के फॉर्म। तो इस केस में तुम्हारा जो फिगर बना वो किस तरह से बनेगा, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसके दो साइड्स है ट्रायंगल के, और जो तीसरा लाइन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में है। दैट मींस दिस पार्ट इज योर a एंड दिस पार्ट इज योर b। तो जो तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया होगा ट्रायंगल का वो ये होगा, और ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाता है हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ ए बी। अब सपोज कर लो क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा ट्रायंगल बाउंड हो रहा है विद द लाइंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y = 12। तो सबसे पहला काम क्या है कि तुम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट मींस ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करो, और ये बहुत आसान होता है, जस्ट डिवाइड इट विद 12 ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही तुमने 12 से डिवाइड किया तो अगले ही स्टेप में ये हो जाएगा x/4 + y/3 = 1, और रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो एरिया हो गया हाफ × 4 × 3, जो कि काटने के बाद आंसर को बना देगा एरिया = 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसी का एक दूसरा केस बना सकते हैं हम लोग, जिसमें सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ मतलब तुम्हारा केस जो है ट्रायंगल का ही है, बट उसने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द लाइंस। और लाइंस क्या क्या है तुम्हारे पास, एक तो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड x + y = a। तो जैसे तुमने देखा x एक्सिस y एक्सिस, तो ट्रायंगल का आधा तो बन ही गया, और x + y अपॉन = a को हम लोग दोनों साइड a से डिवाइड करके अगेन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, and it will look like x/a + y/a = 1। दैट मींस इस बार जो केस है उसके हिसाब से ये भी a है और ये भी a है, एंड रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज दिस मच, तो एरिया में ज्यादा चेंजेस नहीं आया, इट विल सिंपली बिकम हाफ a स्क्वायर,
क्योंकि हाफ बेस इनटू हाइट की जगह में ए और बी की जगह में ए और ए है, तो दैट विल मेक द एरिया एज हाफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो सीधा सीधा आंसर है, ये a की वैल्यू है 7, तो आंसर हो जाएगा एरिया के लिए हाफ इंटू 49, दैट इज 7 का स्क्वायर, और आंसर आ जाता है 49/2। अब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट केस बनेगा 13th केस, जिसमें सीधा वो क्या कहेगा तुमको कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस mod of x प्लस mod of y इज इक्वल्स टू a। तो सीधी सी बात है कि ये एक सिंगल लाइन नहीं है, इसके अंदर लाइंस है, और वो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो दोनों का पॉजिटिव ले लो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू a आ गया पहला लाइन। अब x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव ले लो, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू a, क्योंकि वहां मॉडुलस लगा है। अब x का पॉजिटिव y का नेगेटिव, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू a तीसरा लाइन, और फिर दोनों का नेगेटिव। अब अगर मैं ये सारे इक्वेशन में एक ही काम करूं कि मैं दोनों साइड a से डिवाइड कर दूं, तो पहला वाला जो है वो बन जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल्स टू 1। दूसरे वाले में यही काम करूंगा तो x बाई माइनस ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल्स टू 1। तीसरे वाले में यही काम करूंगा तो x बाई ए प्लस वाई बाई माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। और चौथे वाले में भी यही काम करूंगा तो x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो ट्रायंगल मेरा बन के आया है और उसके थ्रू जो लाइंस बने हैं, तो सबसे पहला लाइन जो होगा वो ऐसे करके आएगा, दूसरा लाइन ऐसे करके आएगा, तीसरा लाइन ऐसे करके आएगा, और चौथा लाइन ऐसे करके आएगा। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि 4 ट्रायंगल फॉर्म हो गए हैं, लेकिन चारों ट्रायंगल के जो डायमेंशन है वो सेम है। मतलब ये ए है, ये ए है, फिर ये भी ए है, ये भी ए है। तो अगर एक ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल लें, जैसे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे ख्याल से ये पूरा रीजन जो है वो आ जाएगा। दैट मीन्स उस ट्रायंगल का एरिया तो हम लोग पिछले केस में निकाल ही चुके हैं, हाफ ए स्क्वायर, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर, तो ओवरऑल एरिया जो निकल के आया वो एरिया हो गया तुम्हारा 2a स्क्वायर। तो पेपर में इवन ये भी करने की जरूरत नहीं है, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस mod of x प्लस mod of y इक्वल्स टू 3, तो तुमको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि जो तुम्हारा a है वो 3 के इक्वल है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और आंसर हो जाएगा 2 इंटू 9 दैट इज 18। अब हम लोग बच जाते हैं दो केसेस से। 14th केस थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि उसमें दिया हुआ है एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, और सबसे पहला रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में ये रहेगा कि तुम्हारे लाइंस को तुम इस फॉर्म में लिख सको। मतलब जो भी जिस फॉर्म में भी लाइन है तुमको सबसे पहले उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट मींस इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो तुम्हारे 3 लाइन की इक्वेशन को तुमने क्या किया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसके ठीक इमीडिएट बाद अगर तुम बिना किसी और मोर कैलकुलेशन के एरिया निकालना चाहते हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ मैग्नीट्यूड में C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर अपॉन M2 माइनस M3 प्लस C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन M3 माइनस M1। इसे क्या होगा, तुमको ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया मिल जाएगा विदाउट डूइंग एनी मोर कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कर लो हमारे पास में 3 लाइंस है। पहला लाइन है y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, दूसरा लाइन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, और तीसरा लाइन है y इक्वल्स टू 4x माइनस 1। तो हम लोग सीधा यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए बस हम लोग को ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि ऊपर में है C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, उसके बाद है C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर, और फिर है C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर। मतलब वहां पे वो साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। और नीचे में है M1 माइनस M2, M2 माइनस M3 और M3 माइनस M1। आई होप ऑल ऑफ यू आर इन ए पोजिशन टू आइडेंटिफाई योर C1 M1 C2 M2 और C3 M3 फ्रॉम द इक्वेशन। तो अगर हम लोग इस वैल्यूज को यहाँ पे डाल दें, तो सबसे पहले तो C1 माइनस 3 है और C2 5 है, तो माइनस 3 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64। और फिर M1 और M2 की वैल्यू देखें तो वो 2 माइनस 3 है, तो ये माइनस 1। उसके बाद C2 माइनस C3, तो 5 माइनस ऑफ माइनस 1 6 6 स्क्वायर 36। M2 माइनस M3 करेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस 1। फिर C3 माइनस C1 करते हैं तो माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4। और फिर यहाँ पे माइनस करते हैं M3 माइनस M1, तो M3 माइनस M1 आ रहा है 2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा हमारा 49। अब सपोज कर लो इसी को तुम एक दूसरे तरीके से करना चाहते हो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें पहले लाइन को लेट करना पड़ेगा AB, दूसरे को BC और तीसरे को AC। फिर अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये मुझे कोऑर्डिनेट देगा B के।
अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये मुझे देगा सी का कोऑर्डिनेट, और अगर फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करूं तो ए का कोऑर्डिनेट। तो एक बार तुमको ट्रायंगल में ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो फिर इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका होगा जो कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि वंस यू हैव गॉट द वर्टेक्स ए बी एंड सी, तो वहां से तुम एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का। तो फिर तुमको ये नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, हाफ x1 मॉडुलस में इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉडुलस। तो इससे भी तुम डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हो, बट उसमें तुमको वो पॉइंट्स निकालने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें तुमको सिर्फ लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है और वहां पे ये फॉर्मूला लगा के तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलेंगे आखिरी फॉर्मूला, हमने डिस्कस किया था 15 शॉर्टकट से। तो 15 शॉर्टकट जो है वो एरिया बाउंडेड बाय क्वाड्रेटिक कर्व के लिए। क्वाड्रेटिक कर्व दो तरीके से तुमको मिल सकता है। पहला, या तो तुमको मिलेगा y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, या फिर तुमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। सो विचएवर मे बी द केस, तुम्हारा काम मैं आसान कर देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खास करना नहीं होता है। यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या करना है, अगर तुम्हारा फर्स्ट केस है तो सबसे पहला स्टेप होगा कि y को 0 के इक्वल करके इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो और यहां से क्या होगा, तुमको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी p एंड q। तो सपोज कर लेते हैं कि मेरा जो p है दैट इज लेस देन q। तो अगले स्टेप में मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस कर्व्स इक्वेशन ओनली फ्रॉम p टू q। ये तुमको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचा देगा, और ये जो इंटीग्रेशन है ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। सेम अगर सेकंड केस के फॉर्म में तुम्हारा इक्वेशन आ गया तो इधर क्या करना है, तुमको सबसे पहले x को 0 पुट करना है। तो तुम्हारा इक्वेशन आ गया ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसको सॉल्व करके अगेन तुमको y की दो वैल्यूज मिलेंगी p एंड q, जिसमें से हम ये मान लेते हैं कि p इज लेस देन q। और इस केस में अगर तुमको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द सेम कर्व दैट इज ay स्क्वायर प्लस by प्लस c विथ रेस्पेक्ट टू dy फ्रॉम p टू q। ऑब्वियस सी बात है, नीचे छोटी वाली वैल्यू होगी लिमिटिंग वैल्यू और ऊपर बड़ी वाली वैल्यू होगी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन है तुम्हारा क्वाड्रेटिक कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो स्टेप नंबर 1 तुमने y को 0 करके यहां से क्वाड्रेटिक बना लेना है, और ये बहुत ही बेसिक सा क्वाड्रेटिक है। तो दो वैल्यूज भी मुझे दिख गए 4 और 5। तो इसको बना लो अपना लोअर लिमिट, इसको बना लो अपर लिमिट, और तुमको सीधा इंटीग्रेशन करना है इस कर्व का दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 विथ रेस्पेक्ट टू dx, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू है 4 to 5। इट विल डायरेक्टली गिव यू द रिक्वायर्ड एरिया। ऑब्वियस सी बात है, सबको इसका इंटीग्रेशन पता ही होगा। इट इज एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 9x स्क्वायर बाई 2 और ये 20x। अब इसमें हम लोग लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 125 बाई 3 माइनस 225 बाई 2 प्लस 100, और इसमें से माइनस करना है 4 का क्यूब 64 बाई 3 माइनस 4 का स्क्वायर 72 और फिर 80। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा इट विल बी इक्वल्स टू 1/6। तो यहाँ पे तुमको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो दैट शुड बी करेक्ट। तो इसके साथ ही मैंने जितने भी शॉर्टकट्स तुम्हें देने थे, और स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आएगा, तो फिगर के प्लॉटिंग के बिना जो जो फिगर्स के तुम एरिया बाउंडेड निकाल सकते थे विद शॉर्टकट वो मैंने सब यहाँ पे बना दिया। अब जो क्वेश्चन तुम्हारे पास में आएगा वो डेफिनेटली दो में से एक तो इसी में से होगा। दूसरा डिपेंड करता है कि अगर ये चैप्टर तुमने प्लस 2 में ढंग से किया हुआ है तब तो उस क्वेश्चन को अप्रोच करो, अदरवाइज यू कैन लीव दैट क्वेश्चन। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग मिलेंगे हमारे कैलकुलस के लास्ट चैप्टर के साथ दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको मैं दो सेगमेंट में बनाऊंगा, कल की क्लास और परसों की क्लास। एंड विद दैट वी विल बी कवरिंग आवर एंटायर कैलकुलस पार्ट जो कि हमने स्टार्ट किया था पिछले 31st को। So that's it for today. Thank you to all of you.